किसी भी पर्सन का करेक्टर का देखो तब नहीं पता लगता जब लाइफ इजी है, आसान है, सब कुछ सही चल रहा है, कंफर्टेबल लाइफ है। असली किसी भी पर्सन के करेक्टर को आपको जज करना होना तो डिफिकल्ट टाइम्स में पता लगता है कि जब मुसीबत वाला समय है वो पर्सन अपने करेक्टर, अपनी वैल्यूज को अपहोल्ड कर सकता है या फिर नहीं कर सकता। ये देखो ठीक उसी प्रकार से है, जब कोई बोट देखो साफ पानी में चल रही है, पानी बिल्कुल शांत है, तब नहीं पता लगेगा वो बोट कितनी बढ़िया है। जब कोई बोट बिल्कुल वैसे पानी में जब चलती है ना, साइक्लोन सा आ रहा है, रफ वेव्स हैं, तब पता लगता है कि वो बोट जो है कितनी जबरदस्त है और वो डिफिकल्ट समय में कैसे होल्ड कर पाती है। एग्जाम्पल देखिए, नेल्सन मंडेला ने विरोध किया अपार्थीड का, रंग भेद की नीति का साउथ अफ्रीका में। देखो जब तक साउथ अफ्रीका की सरकार ने एक्शन नहीं लिया था तब तक तो कोई भी बोल सकता है, लेकिन एक्शन लेने के बाद उनको जेल में डाल दिया गया और जेल में डालने के बाद भी वो नहीं झुके। 27 साल तक वो जेल में रहे, उनकी वैल्यूज का, उनके करेक्टर का टेस्ट हुआ, लेकिन वो नहीं झुके और अंत में उन्होंने साउथ अफ्रीका को आजाद करवाया। उसी प्रकार से देखो आप स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल लीजिए, देखो सब कुछ सही चल रहा है, मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तब आपको किसी भी स्टूडेंट की रिजिलियंस का, स्ट्रॉन्ग मेंटल टफनेस का नहीं पता लगेगा। लेकिन देखो जब उस स्टूडेंट के मार्क्स कम आते हैं टेस्ट में, जब वो या फिर किसी एग्जाम में फेल हो जाता है, बट अगर वो अपनी गलतियों से सीखता है, हार नहीं मानता है, फिर से खड़ा होके गलतियों से सीख के जबरदस्त तैयारी करता है, तब उस स्टूडेंट के करेक्टर का, उस स्टूडेंट की वैल्यूज का, उस स्टूडेंट के मेंटल टफनेस का पता लगता है, कितना स्ट्रोंग उसका करेक्टर है, कितना स्ट्रोंग उसका डिटर्मिनेशन है। तो ये कोट है, ये बात बोली थी मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। डिस्कशन हम स्टार्ट करें। 8 जनवरी 2024 डेट है आज की। आज कई सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। हिंदू में एक इशू आज इंपॉर्टेंट है, एविएशन सेफ्टी से संबंधित। जापान एयरलाइंस का एक विमान भिड़ गया, वहां के कोस्ट गार्ड के एयरक्राफ्ट से जबरदस्त हादसा हुआ टोक्यो के एयरपोर्ट पर। इससे संबंधित आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। एक आर्टिकल फिशरीज सेक्टर से हम संबंधित डिस्कस करेंगे। काफी महीनों से फिशरीज सेक्टर से संबंधित कोई आर्टिकल आया नहीं है, लेकिन चूंकि आपको पता है हमारा लक्ष्य ये है, सिलेबस का हर एक मेंस का टॉपिक कवर होना चाहिए कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से। इसी प्रकार से हम आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं, कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। तो मुझे पता है फिशरीज का कोई भी एडिटोरियल नहीं आया है, तो आज दूसरे सोर्सेज से फिशरीज का सेक्टर का आर्टिकल उठाया गया। तीसरे नंबर पे हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस से संबंधित। वहां पे कल इलेक्शन हुए, अवामी लीग की पार्टी जीत रही है, इंडिया के लिए कैसे ये सिग्निफिकेंट है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल फिशरीज सेक्टर से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट देखो ये है, नीति आयोग ने ना हाल ही में एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की थी। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, गवर्नमेंट ऑफ केरला, इसके अलावा सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन सब के साथ मिलकर, कहां पर, कोच्चि में। तो कंटेक्स्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है फिशरीज सेक्टर का। जीएस पेपर 3 में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। देखो सबसे पहली चीज, फिश प्रोड्यूस करने के मामले में ना इंडिया पूरे वर्ल्ड में 30 नंबर पे है और एक्वाकल्चर के मामले में तो इंडिया दूसरे नंबर पे है। आप बोलोगे सर डिफरेंस क्या है? देखो ना, एक्वाकल्चर में तो और बहुत सारे पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं, जैसे एल्गी है और केकड़े वगैरह हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको कंज्यूम किया जाता है, प्रोन है। तो एक्वाकल्चर में ये सब आ जाते हैं और फिश तो फिश है। एक्वाकल्चर के मामले में इंडिया पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे है और फिश प्रोड्यूस करने के मामले में तीसरे नंबर पे है। जहां देखो 1950-51 में सिर्फ 0.75 मिलियन टन का फिश प्रोडक्शन होता था, 2019-20 में बढ़ के ये 14.16 मिलियन टन हो चुका है। इंडिया के पास एक बड़ा एडवांटेज ये है, इंडिया की कोस्ट लाइन काफी बड़ी है, अराउंड 7500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है इंडिया में। तो इसका एडवांटेज इंडिया को मिलता है, एक बड़ा एरिया कॉन्टिनेंटल शेल्फ के रूप में भी मिलता है और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, मतलब कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया है, वहां पर भी फिशिंग रिसोर्सेज को एक्सप्लोर किया जा सकता है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, हमारे देश में कितने मैरीटाइम स्टेट्स और यूटी हैं? इस प्रकार का क्वेश्चन ना यूपीएससी पूछ लेती है, तो वहां पे ना हम गिनने बैठ जाते हैं कई बारी, अच्छा कौन कौन से स्टेट्स हैं, फिर इसमें टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है।
तो ऐसे ऐसे फैक्ट्स अगर याद हों तो टाइम बच जाता है। देखो हमारे देश में ना 9 मैरीटाइम स्टेट्स हैं जो सी से मिलते हैं, जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल स्टेट्स हैं। ये नाम इस प्रकार से हैं: गुजरात, तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा। और 4 मैरीटाइम यूनियन टेरिटरीज भी हैं: दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, पुडुचेरी एंड लक्षद्वीप, और सबसे लास्ट में अंडमान एंड निकोबार। ये सब क्या है? ये सब मैरीन ड्यूटीज हैं। देखो फिशरीज का ना बहुत बड़ा रोल है फार्मर्स की इनकम को इंप्रूव करने में, क्योंकि देखो इंडिया का टोटल फिशरीज पोटेंशियल पता कितना है? 22.31 मिलियन मैट्रिक टन। इसमें से अभी तक हम यूटिलाइज कर रहे हैं सिर्फ 5.31 मिलियन मैट्रिक टन। तो मतलब किसानों की इनकम को डबल करना है ना 2025 आते आते, उसमें फिशरीज एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है। प्रोमिसिंग सेक्टर है, इसे सनराइज सेक्टर भी कहते हैं। सनराइज सेक्टर मतलब वो सेक्टर जो तेजी से ग्रो हो रहे होते हैं और आगे भी ग्रोथ का स्कोप काफी ज्यादा होता है। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। आज के समय में देखो फिशरी सेक्टर 28 मिलियन से ज्यादा लोगों को रोजगार प्रोवाइड करता है। पूरी वैल्यू चेन की हम बात कर रहे हैं, मछलियों को पकड़ने से लेके बाद में कोल्ड स्टोरेज में रखना, मछलियों की प्रोसेसिंग, बाद में मछलियां बेची जाती हैं, पूरी वैल्यू चेन की हम बात कर रहे हैं। वैल्यू चेन में आप देखोगे तो 28 मिलियन से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा है और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी काफी ज्यादा है। फिश को ना सुपर फूड माना जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोटीन्स हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, आयोडीन, विटामिन डी, कैल्शियम, ये काफी अफोर्डेबल है, एनिमल प्रोटीन का रिच सोर्स है और हेल्थीएस्ट ऑप्शंस में से एक है। नॉर्थ इंडिया में तो आपको पता है वेजिटेरियन फूड ज़्यादा पसंद करते हैं, मतलब रिलेटिवली नॉन वेज फूड खाने वालों की संख्या कम है रिलेटिवली अगर देश के बाकी हिस्सों से कंपेयर करें, जैसे ईस्ट इंडिया और साउथ इंडिया। उसका रीज़न देखो कल्चर से भी है और इतिहास से भी है, ज्योग्राफी से भी है। कोस्टल एरियाज में आपको पता है सी फूड मिलेगा, सी रिसोर्सेज हैं, तो फिर उनको कंज्यूम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, सस्ता है सी फूड। और यहाँ पे गंगा यमुना प्लेन्स हैं, गंगा यमुना प्लेन्स की वजह से ना नॉर्थ इंडिया में भूमि काफ़ी उपजाऊ थी, तो शुरुआत से ही राइस, वीट, इन चीज़ों को ज़्यादा उगाया गया और इन्हीं को ज़्यादा कंज्यूम किया गया। इसके अलावा बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, ये दोनों भी ना नॉर्थ इंडिया में शुरुआत में ज़्यादा स्प्रेड हुए और बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ये सब रिलीजन्स जो हैं ये नॉन वायलेंस को स्प्रेड करते हैं। जैनिज्म तो बल्कि इस मामले में और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। उनका तो ये सिद्धांत है कि उनकी वजह से किसी भी लिविंग बीइंग को नुकसान ना पहुंचे, ये इंश्योर करना जरूरी है। इस वजह से वो डेली लाइफ में भी काफ़ी स्ट्रिक्ट नॉर्म्स फॉलो करते हैं। चलो ये हमने वैसे ही डिस्कस कर लिया, अगर इंटरव्यू वगैरह में पूछ लिया जाए खाने की हैबिट्स या फिर सोसाइटी में भी कोई पॉइंट लिखना हो तो आप बता सकते हो। नेक्स्ट है मैरीन फिशरीज मैनेजमेंट। अब देखो चैलेंजेस की बात करते हैं, सिग्निफिकेंस क्या है वो हमने ये डिस्कस कर लिया डिटेल से। अब चैलेंजेस की बात करते हैं। मैरीन फिशरीज को मैनेज करने में दिक्कत है, जैसे देखो ओपन एक्सेस फिशरी प्रॉपर्टी राइट्स सिस्टम। अब क्या है, हमारे देश में इतनी बड़ी कोस्टलाइन है, सरकार ना ठीक से रेगुलेट नहीं कर पाती, कोई भी जाके मछली पकड़ लेता है इलीगल ढंग से। आप बोलोगे सर हर किसी को अपना पेट पालना है, दिक्कत क्या है? दिक्कत देखो प्रैक्टिसेस में है, जैसे कई सीजन्स में मछली नहीं पकड़नी चाहिए क्योंकि ये मछलियों का ब्रीडिंग सीजन होता है, और ऐसा ना हो कि ट्रॉलर्स से मछली पकड़ी जा रही है इलीगल तरीके से। ट्रॉलर्स का जब इस्तेमाल होता है ना, आगे ये पॉइंट है, ट्रॉलर्स का इस्तेमाल होता है तो ना मछलियों के छोटे छोटे अंडे, बड़ी बड़ी मछलियां, इस प्रकार से ट्रॉलर्स होते हैं, छोटी छोटी मछलियां, मछलियों के अंडे, सब कुछ आ जाता है जाल में। तो ना अगर मछलियों के अंडे भी आ जाएंगे, छोटी छोटी मछलियां भी आ जाएंगी, तो फिर मछलियां के तो पूरी तरह से खत्म ही हो जाएंगी ना, सब कुछ ही खत्म हो गया। आपने उनके अंडे ही खत्म कर दिए तो बाद में यहां पे फिर मछलियां होंगी कैसे? ट्रॉलर्स का इस्तेमाल जो है वो सस्टेनेबल प्रैक्टिस नहीं है, मछलियां पूरी तरह से खत्म हो जाती हैं फिर उस रीजन में। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर गैप। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप मतलब देखो मछलियों को पकड़ लिया जाए, उसके बाद मछलियों को प्रोसेस करने की प्रैक्टिसेस, कोल्ड स्टोरेज की चैन, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में काफ़ी पुअर है, इस वजह से लॉस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। लॉजिस्टिक फैसिलिटी मतलब अच्छी नहीं है। नेक्स्ट, बहुत बार देखो हमारे ना पड़ोसी देशों के साथ में, फॉर एग्जांपल श्रीलंका के साथ में इशू है, हमारे फिशरमैन वहाँ पे जाते हैं तो उनकी जो बोट्स वगैरह हैं वो जब्त कर ली जाती हैं श्रीलंका की नेवी के द्वारा। हालांकि उनका भी कंसर्न है, उनका कहना है
कि आप हमारी मैरीटाइम बाउंड्री के अंदर आके मछली पकड़ रहे हो। सरकार कोशिश करती है कि मछुआरे उनकी मैरीटाइम बाउंड्री के अंदर ना जाएं। इसके लिए जीपीएस वगैरह बहुत सारी चीज़ें मैंडेटरी की गई हैं ताकि फिशरमैन इवन रास्ता भूल के भी श्रीलंका की मैरीटाइम बाउंड्री में ना जाएं। लेकिन फिर भी देखो इस प्रकार के इश्यूज आते रहते हैं और इंडिया श्रीलंका के बीच में विवाद क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट, वेस्ट मैनेजमेंट चैलेंजेस। अब देखो मछलियों से ना, मछलियों की मुंडी है, मछलियों की बोन्स है, वो सब हटा जाती है परोसने से पहले। तो इन सब चीज़ों को मैनेज करना, इवन जैसे ये जो ट्रॉलर्स हैं, ट्रॉलर्स से मछली पकड़ के लाए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी आ जाती हैं उस ट्रॉलर में, ट्रॉलर के जाल में, जो खाने लायक नहीं होती, फिर उसको फेंक देते हैं मछुआरे। अब उसको मैनेज करना वो वेस्ट ही है ना एक प्रकार से, जो चीज़ बिके ना वो वेस्ट है। ये दिक्कत है। दिक्कत ये भी है बेचारे मछुआरे मछलियां पकड़ पकड़ के लाते हैं, उनको मछलियों के उचित दाम नहीं मिलते, मिडिलमैन बड़ा कमीशन खा जाता है। फिर एक चैलेंज सर्टिफिकेशन से भी संबंधित है। अगर देखो हम चाहते हैं कि हमारे देश से मछलियों का एक्सपोर्ट हो दूसरे देशों में, तो सर्टिफिकेशन होना जरूरी है कि देखो मछली की ये क्वालिटी है और यहां से पकड़ी गई है। फिर एक चैलेंज देखो क्लाइमेट चेंज से भी संबंधित है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ओशन में टेम्परेचर राइज हो रहा है और इस वजह से मरीन बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, तो मछुआरों को दिक्कत आ रही है। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स की बात करें, सरकार ने काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है। इस स्कीम में ना सरकार फिशरीज सेक्टर में प्रोडक्शन में जो गैप है, मतलब कम मछलियां पकड़ पा रहे हैं मछुआरे, जो गैप्स हैं उनको फिल करने की कोशिश सरकार कर रही है। फिशरमैन को कटिंग एज टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करके इस सेक्टर में इनोवेशन आए, ये इंश्योर करके। इंटरनेशनल सपोर्ट की बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने $150 मिलियन की फंडिंग अप्रूव की इंडिया के फिशरीज सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए 2020-21 में। वैसे देखो अगर प्री में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, फिशरीज जो हैं वो स्टेट सब्जेक्ट हैं 7th शेड्यूल के अंतर्गत। और वैसे देखो 12 नॉटिकल माइल्स के बाद यानी टेरिटोरियल वाटर के बाहर फिशरीज अगर की जाती है, फिशिंग की जाती है, तो ये यूनियन लिस्ट में आता है। ये कोस्ट है ना, टेरिटोरियल वाटर से बाहर यानी 12 नॉटिकल एरिया के बाहर अगर फिशिंग की जाती है तो वो यूनियन लिस्ट में फिर आता है। सरकार 2020 में नेशनल फिशरीज पॉलिसी लेके आई। नेशनल फिशरीज पॉलिसी, काफ़ी सारी पॉलिसीज़ को मर्ज करके सरकार ने ये पॉलिसी रिलीज़ की, जैसे नेशनल पॉलिसी ऑन मैरीन फिशरीज 2017, ड्राफ्ट नेशनल इनलैंड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर पॉलिसी, और सबसे लास्ट में ड्राफ्ट नेशनल मैरीकल्चर पॉलिसी। तीनों को मर्ज करके सरकार एक पॉलिसी लेके आई, नेशनल फिशरीज पॉलिसी 2020। सागर परिक्रमा, देखो ये जर्नी है काफ़ी सारे शिप्स की, वेसल्स की, बोट्स की। देश की आज़ादी को 75 साल पूरे होने पे ये जर्नी है। पूरे फार्मर्स, फिश फार्मर्स के और दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच में एकजुटता जाहिर करने के लिए गुजरात से स्टार्ट हुई, गुजरात से ही खत्म होगी ये सागर परिक्रमा। और क्या है, सस्टेनेबल फिशरीज प्रैक्टिसेस इंश्योर हों सरकार के द्वारा, ताकि मछुआरे ना किसी रीजन से उतनी ज़्यादा मछली ना पकड़ लें कि फ्यूचर में वहाँ से मछली फिर हो ही ना, कि वहाँ मछलियों के अंडे वगैरह, छोटी छोटी मछलियाँ सब पकड़ ली जाएं और पूरी तरह से ख़त्म हो जाएं मछलियाँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक देखो कूलिंग ऑफ पीरियड चाहिए होता है। सबसे पहले ये इंश्योर करो कि मछलियों के अंडे ना आए नेट में, फिर ये इंश्योर करो कि छोटी छोटी मछलियाँ ना आएँ जो काम की नहीं है, खाने योग्य नहीं है। फिर ये इंश्योर करो कि कूलिंग ऑफ पीरियड का होना जरूरी है कि मछलियाँ ब्रीड भी कर सके, उनको ब्रीडिंग का टाइम भी मिलना चाहिए। इसलिए ना कई बार ऐसा होता है, अथॉरिटीज साल के एक निश्चित सीजन में ना फिशिंग को बैन लगा देती हैं कि इस सीजन में आप फिशिंग नहीं कर सकते, ताकि मछलियों को समय मिले ब्रीडिंग का। फिर सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने पे ध्यान दे, जैसे कोल्ड चेन फैसिलिटीज हैं, मछलियों को कोल्ड स्टोरेज में रखा जा सके, खराब ना हो। अपग्रेडिंग लैंडिंग सेंटर्स, अपग्रेडिंग लैंडिंग सेंटर्स मतलब जहां फिशेस की ऑक्शनिंग वगैरह होती है, ग्रेडिंग होती है, उनको अलग अलग किया जाता है, ये सारे सेंटर्स। इसके अलावा फिशिंग हार्बर्स, फिशिंग हार्बर्स मतलब वो प्लेस जहां से बोट जाती हैं मछलियां पकड़ने के लिए, समुद्र में वापस आती हैं, वो जगह उनको इंप्रूव करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर सरकार ये इंश्योर करे पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कम से कम हो, यानी मछलियों को पकड़ के ले आए मछुआरे, उसके बाद लॉस कम से कम हो। क्लाइमेट रिजिलियंस अपनाने की आवश्यकता है
क्योंकि देखो अब धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज तो हो ही रहा है, तो उसी के हिसाब से प्रोएक्टिवली सरकार और फिशरमैन अपने आप को अडेप्ट करें। नेक्स्ट, डाइवर्सिफिकेशन एंड वैल्यू एडिशन। अलग अलग टाइप की मछलियों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे ऑर्नामेंटल फिशरीज हैं, ऑर्नामेंटल मतलब सजावट वाली मछलियां नहीं होती, रंग बिरंगी जो मछलियां होती हैं, उनको भी प्रमोट करने की आवश्यकता है। ये भी लोग काफी परचेज करते हैं घरों में रखने के लिए। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी एडोप्शन। देखो इस सेक्टर में ना बढ़िया बढ़िया टेक्नोलॉजी एडोप्ट की जाए मॉडर्न ईरा के हिसाब से, फिर ज़्यादा यूथ भी आएंगे फिशरीज सेक्टर में अपना करियर बनाने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, और टेक्नोलॉजी से प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव की जा सकती है। इन्वायरमेंटल इंपैक्ट को भी कम किया जा सकता है, इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो फिशरीज की वजह से, ये भी इंश्योर किया जा सकता है। सबसे लास्ट में सरकार सब्सिडी प्रोवाइड करे दोनों तरह की, डायरेक्ट सब्सिडी वेसल बोट वगैरह परचेज करने में, गियर इंजन पर परचेज करने में, इनडायरेक्ट सब्सिडी जैसे पूरे सेक्टर को जिससे फायदा होता है। फॉर एग्जांपल पोर्ट्स बनाए सरकार, फिशिंग हार्बर बनाए, वेलफेयर स्कीम्स चलाए पूरे सेक्टर के लिए, तो इससे इनडायरेक्ट सब्सिडी मिलती है मछुआरों को। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस से संबंधित हैं। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो कल यानी 7 जनवरी को ना बांग्लादेश में इलेक्शंस थे और रिजल्ट इस प्रकार से चल रहा है, अवामी लीग का जीतना तय है। तय देखो इसलिए भी है, 2 मेन पार्टीज हैं बांग्लादेश में, एक तो अवामी लीग जिसको लीड करती हैं शेख हसीना, और दूसरी मेन अपोजिशन की पार्टी है बांग्लादेश नेशनल पार्टी जिसको लीड किया जाता है खालिदा जिया के द्वारा। अब देखो अवामी लीग पॉलिटिकल पार्टी जीत रही है और जीतना तय था। इनका फिर से सत्ता में आना इंडिया के लिए अच्छी बात है, क्योंकि शेख हसीना इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने की पक्षधर हैं। इनके कार्यकाल में बांग्लादेश के साथ इंडिया के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हुए हैं और इंडिया यही उम्मीद कर रहा था कि यही जीते। बट एक दिक्कत पता क्या है, दिक्कत ये है कि ना अपोजिशन पार्टी ने ना बायकॉट ही कर दिया था बांग्लादेश में। बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो मेन विपक्षी पार्टी है उन्होंने ना बायकॉट कर दिया था। क्यों? बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने बोला कि फ्री एंड फेयर मैनर में इलेक्शंस नहीं कंडक्ट हुए हैं, हमारी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर्स के ऊपर बहुत अत्याचार हुआ है, ह्यूमन राइट्स अब्यूज हुए हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, हर एक वो कोशिश की गई है कि हम इलेक्शन ना जीत पाए, तो इस वजह से ऐसे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए हम इलेक्शंस को बायकॉट कर रहे हैं। तो देखो मेन विपक्षी पार्टी ने इलेक्शंस में हिस्सा ही नहीं लिया, तो अवामी लीग का जीतना तो तय ही था। ना सिर्फ बांग्लादेश में बल्कि दुनिया भर में ना अवामी लीग पार्टी का और बांग्लादेश की सरकार का क्रिटिसिज्म हुआ है कि आप तानाशाही रवैया अपना रहे हो। काफ़ी सारे वेस्टर्न कंट्रीज ने तो सैंक्शंस भी लगाए हैं बांग्लादेश के ऊपर कि आप डेमोक्रेसी को ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हो, अथॉरिटेरियन तरीका अपना रहे हो इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए, ये डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है। अब समझ गया पूरा माजरा हुआ क्या है। अब जल्दी से मैं आपको इतिहास में ले जाता हूं। इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन मतलब शेख हसीना के आने से कैसे फायदा हुआ। देखो शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं शेख हसीना, आपको तो पता ही है। शेख मुजीबुर रहमान फाउंडिंग फादर है बांग्लादेश के, और इंडिया ने बांग्लादेश को इस्टाब्लिश करवाने में मदद की थी। तो शुरू से ही शेख मुजीबुर रहमान के रिश्ते इंडिया के साथ अच्छे थे, बाद में उनकी बेटी के रिश्ते भी इंडिया के साथ काफ़ी अच्छे हैं। शेख मुजीबुर रहमान के पूरे परिवार का असैसिनेशन हो गया था, इनकी बेटियां बच गई थी जिसमें से एक है शेख हसीना। 1975 की ये बात है। उस समय भी शेख हसीना की मदद इंडिया ने की थी जब इनके फादर समेत दूसरे फैमिली मेंबर्स को वहां की आर्मी ने मार दिया था। आप पॉइंट्स देखिए इन्होंने किस प्रकार से इंडिया की मदद की है, मतलब इंडिया के कंसर्न्स को एड्रेस किया है जब से ये शेख हसीना सत्ता में आई हैं। देखो इनकी जो प्रतिद्वंदी है ना खालिदा जिया, जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी से संबंध रखती हैं, उनके कार्यकाल में ना 2001 से 2006 तक के बीच में खालिदा जिया का कार्यकाल था। वो थोड़ी ना इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, और उनके कार्यकाल में पाकिस्तान के साथ भी बांग्लादेश के रिलेशंस अच्छे हो गए थे। इनकी प्रतिद्वंदी के कार्यकाल में बांग्लादेश की धरती पे ना बहुत सारे
इंसर्जेंट कैंप्स चलने लगे थे जो अपनी गतिविधियां कैरी आउट करते इंडिया के अगेंस्ट। बट जैसे ही शेख हसीना सत्ता में आई, इन टेरर ग्रुप्स को खत्म कर दिया गया। बांग्लादेश ने इंडिया के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन की 2013 में, जिसके अनुसार अगर कोई इंडिया का क्रिमिनल बांग्लादेश में पकड़ा जाता है तो उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा इंडिया में, मतलब इंडिया को सौंप दिया जाएगा। और बांग्लादेश ने ऐसा किया भी। उल्फा के काफी सारे लीडर्स बांग्लादेश ने इंडिया को सौंपे। शेख हसीना के कार्यकाल में ही लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट साइन हुआ इंडिया बांग्लादेश के बीच में, जिसके अनुसार 111 एनक्लेव्स इंडिया ने बांग्लादेश को दे दिया और बदले में इंडिया को 11 एनक्लेव्स मिल गए। लाइन ऑफ क्रेडिट इंडिया ने दी थी बांग्लादेश को 2010 में $1 बिलियन की, और अभी तक टोटल इंडिया $8-9 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट दे चुका है बांग्लादेश को। इन्हीं के कार्यकाल में 1996 में गंगा वाटर ट्रीटी साइन हुई थी, गंगा रिवर के पानी को शेयर करने के लिए। और देखो, इन्हीं के कार्यकाल में बांग्लादेश की धरती का इस्तेमाल इंडिया कर सकता है नॉर्थ ईस्ट में जाने के लिए, इस बात पर भी सहमति बनी है और कनेक्टिविटी इंप्रूव हुई है नॉर्थ ईस्ट की मेनलैंड इंडिया के साथ बांग्लादेश के थ्रू। मतलब ट्रांजिशन देने को तैयार हुआ है बांग्लादेश इंडिया को, ताकि इंडिया मेनलैंड से नॉर्थ ईस्ट को एक्सेस कर सके। फायदा इसका यह होता है कि घूम के नहीं जाना पड़ता। जैसे मान लीजिए अब वेस्ट बंगाल से जाना है मिजोरम में, अदरवाइज तो देखो बहुत घूम के जाना पड़ेगा, ये देखो पूरा बांग्लादेश पार करके। लेकिन अगर बांग्लादेश एक्सेस दे देता है तो फिर देखो वेस्ट बंगाल से सीधा जाना हो, ऐसे जाओ स्ट्रेट लाइन में। ये सारे फायदे हैं शेख हसीना के कारण। शेख हसीना ने पास्ट में इस प्रकार से इंडिया के कंसर्न्स को एड्रेस किया है। और इनकी जो प्रतिद्वंदी हैं बांग्लादेश नेशनल पार्टी की लीडर खालिदा जिया, उन्होंने देखो उनके कार्यकाल में इंडिया के अगेंस्ट हॉस्टिलिटी देखने को मिली। इन्होंने रेडिकल फोर्सेस को, जैसे जो इस्लामिस्ट रेडिकल्स हैं, उनको काफी सपोर्ट किया बांग्लादेश में भी और इंडिया के अगेंस्ट भी। इन्हीं के कार्यकाल में बांग्लादेश चाइना के बहुत ज्यादा करीब चला गया। चाइना आपको पता है इंडिया का राइवल है। तो अब बात करते हैं रिलेशंस में क्या चैलेंजेस हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि यूएस के द्वारा सैंक्शंस लगा दिए गए हैं बांग्लादेश के ऊपर, क्योंकि वहां पे ढंग से इलेक्शन नहीं हुए। तो देखो, यूएस अगर सैंक्शंस लगाएगा तो बांग्लादेश ना चाइना के करीब और ज्यादा चला जाएगा। ये इंडिया को खतरा है। चाइना इंडिया का राइवल है, जैसे आपको पता ही है। वैसे भी चाइना बांग्लादेश के अंदर अपना इन्फ्लुएंस जमाने की बहुत कोशिश कर रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के थ्रू। बांग्लादेश और चाइना के बीच में अभी जो ट्रेड है 2022 में $25 बिलियन को पार कर गया। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के तहत $10 बिलियन के प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस किया जा रहा है चाइना के द्वारा। वैसे बांग्लादेश इंडिया से अभी काफी इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट करता है 1160 मेगावाट की, बट चाइनीज इन्वेस्टमेंट आई है $450 मिलियन की, ताकि 1845 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके बांग्लादेश। तो फिर इंडिया से इलेक्ट्रिसिटी परचेज करना बांग्लादेश बंद कर देगा। फिर एक कंसर्न माइनॉरिटीज को लेके भी है। वहां पे 8% माइनॉरिटीज हैं, हिंदू काफी हैं बांग्लादेश में, लेकिन उनके ऊपर काफी अत्याचार होता है। फिर एक नेक्स्ट पॉइंट इन्फ्लक्स ऑफ इलीगल माइग्रेंट से संबंधित है। बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट्स बांग्लादेश से इंडिया में आ जाते हैं। तो असम में खास करके काफी कंसर्न रहते हैं कि इन इलीगल माइग्रेंट्स की वजह से हमारा कल्चर चेंज हो रहा है, डेमोग्राफी चेंज हो रही है। फिर नेक्स्ट है बॉर्डर काफी पोरस हैं, डिफिकल्ट टेरेन है, जिसकी वजह से हथियारों की, ड्रग्स की और ह्यूमन ट्रैफिकिंग काफी ज्यादा होती है। कैटल स्मगलिंग होती है, इंडिया से कैटल को ले जाया जाता है बांग्लादेश में, वहां पे उनको मारने के लिए। वाटर शेयरिंग इश्यूज अभी भी हैं। तीस्ता रिवर के पानी का बंटवारा को लेकर देखो अभी भी सहमति नहीं बन सकी है, और ये एक इमोशनल इशू है बांग्लादेश में। बट इंडिया में भी वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कंसर्न्स हैं, तो इस इशू पे सहमति नहीं बनी है। अब लास्ट में कुछ वे फॉरवर्ड में पॉइंट्स दिए जाते हैं। जैसे देखो, इंडिया ना दोनों साइड का सपोर्ट सिक्योर करे। ऐसा ना हो कि इंडिया अवामी लीग के नजदीक ज्यादा ही खड़ा दिखाई दे और कल को इनकी सरकार आ गई गलती से बांग्लादेश नेशनल पार्टी की, तो फिर इंडिया को नुकसान हो जाए, जैसा मालदीव में देखने को मिला। तो इंडिया ना सभी से बना के रखे, सभी पॉलिटिकल पार्टी से वहां पे, और इंडिया ने ऐसा किया भी है। काफी मौकों पर खालिदा जिया तक इंडिया पहुंचा है, उनसे एंगेज इंडिया ने किया है। फिर नेक्स्ट है इलीगल माइग्रेशन के इशू को एड्रेस किया जाए।
और ये इंश्योर किया जाए कि बांग्लादेश से जो इलीगल माइग्रेंट्स आते हैं वो इंडिया में वोटिंग राइट्स ना हासिल करें और इंडिया की नेशनैलिटी ना हासिल करें इलीगल तरीके से। नेक्स्ट, सिक्योरिटी कोऑपरेशन और मजबूती से चलता रहना चाहिए इंडिया बांग्लादेश के बीच में। वाटर शेयरिंग इशू, जो तीस्ता रिवर डिस्प्यूट है ना, इसको लेके जल्द से जल्द कोई एग्रीमेंट साइन होना चाहिए। लास्ट में, पीपल टू पीपल टाइज हमें मजबूत करने की आवश्यकता है। वीज़ा आसानी से मिले, इंडिया में बांग्लादेश के लोगों को वीज़ा आसानी से मिले और बांग्लादेश में इंडिया के लोगों को वीज़ा आसानी से मिले, ये इंश्योर करने की आवश्यकता है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आए जाएं टूरिज्म के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए, और लोगों के बीच में, बांग्लादेश और इंडिया के लोगों के बीच में कोऑपरेशन मजबूत हो, रिश्ता मजबूत हो। तो ये सारे स्टेप्स हमें लेने की आवश्यकता है। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद ना देखो, एविएशन सेक्टर से संबंधित ना एक केस स्टडी है, हिंदू का ये आर्टिकल है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। जापान में ना हाल ही में एक हादसा हुआ। जापान एयरलाइंस का एयरबस A350, ये देखो, जापान एयरलाइंस एयरबस A350 ये टकरा गया जापान के एक कोस्ट गार्ड एयरक्राफ्ट से, बोम्बार्डियर -8। नाम वगैरह याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूं हुआ क्या। देखो, ये जापान में आपको पता है भूकंप आया और भूकंप की वजह से तबाही मची। तो ना जापान का ये कोस्ट गार्ड का बोम्बार्डियर -8 एयरक्राफ्ट ये सप्लाईज ले जा रहा था भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में, और ये टोक्यो के हनीदा एयरपोर्ट पे उतरा सप्लाईज के लिए। जिस रनवे पे ये खड़ा था ना, उसी रनवे पे जापान एयरलाइंस के इस एयरबस A350 को लैंड करने की अनुमति दे दी गई, क्लियरेंस दे दी गई। और हुआ क्या, ये जापान एयरलाइंस का एयरबस A350 ये वहां पे ऑलरेडी खड़े कोस्ट गार्ड के एयरक्राफ्ट से टकरा गया तो आग लग गई। और जापान एयरलाइंस के बड़े प्लेन में आग लगी, 1 किलोमीटर तक तो आग लगी रही, पता ही नहीं लगा जो कैप्टन वगैरह थे उनको। लेकिन बाद में कैबिन क्रू ने बताया कि देखो आग लग गई है। ये पूरा हादसा हुआ, इसमें ना कुछ लोगों की जान गई। जापानीज कोस्ट गार्ड का जो ये बोम्बार्डियर -8 एयरक्राफ्ट था ना, जो ऑलरेडी खड़ा था, छोटा एयरक्राफ्ट, उसमें कैप्टन तो बच गए, सीरियस इंजरीज हुई, लेकिन बाकी जो क्रू मेंबर्स थे उनमें से काफी की जान चली गई। लेकिन जो बड़ा प्लेन था जिसमें बहुत सारे यात्री सवार थे, 379, इनकी जान बच गई। अब उसी सिलसिले में राइटर ये कहते हैं, इस इमरजेंसी के दौरान किस प्रकार से प्रोफेशनलिज्म शो किया गया जापान एयरलाइंस के क्रू के द्वारा, वो देखने वाली चीज है। जल्दी से जल्दी पैसेंजर्स को बढ़िया ढंग से लीड किया गया कि आप सेफली इवैक्यूएट कीजिए। राइटर एग्जांपल देते हैं, इससे पहले ना एयर फ्रांस या फिर एमिरेट्स एयरलाइंस के प्लेन का भी हादसा हुआ था। वहां पे ना पैसेंजर्स अपना लगेज लेने में लग गए थे। इतनी बड़ी इमरजेंसी, फिर भी पैसेंजर्स का जो ध्यान है ना वो लगेज की तरफ है। लेकिन इस जापान एयरलाइंस के केस में किसी पैसेंजर ने लगेज पे ध्यान नहीं दिया और क्रू ने काफी सपोर्ट किया, बढ़िया ढंग से इस पूरी सिचुएशन को हैंडल किया गया। जल्दी से सारे पैसेंजर्स निकल गए वहां से। कई बार ब्लास्ट होने का खतरा रहता है ना प्लेन में, तो तुरंत इवैक्यूएशन जरूरी होता है, तो तुरंत इवैक्यूएट कर गए सारे पैसेंजर्स। फिर दूसरी तारीफ ये करते हैं राइटर कि तुरंत जापान एयरलाइंस के इस प्लेन की जो बातचीत थी ना, जापान के एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ में, उतरने से पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ में जो भी बातचीत थी जापान एयरलाइंस के इस प्लेन के पायलट्स की, सारी की सारी ना पब्लिक डोमेन में डाल दी गई तुरंत की तुरंत, ताकि पब्लिक खुद देख सके कि गलती है या नहीं है। जबकि इंडिया में क्या होता है, इस प्रकार का कोई हादसा हो जाता है ना, जैसे एयर इंडिया का विमान की हार्ड लैंडिंग हुई थी, इंडिया में कोई भी हादसा होता है महीनों तक तो जांच चलती रहती है, डीजीसीए पूरे इशू को छुपाने की कोशिश करता है, जनता को पता ही नहीं लगता, कोई बातचीत पब्लिक डोमेन में नहीं रिलीज की जाती ट्रांसपेरेंसी के लिए। तो डीजीसीए को ना सीखना चाहिए कि दूसरे देशों की अथॉरिटीज किस प्रकार से बिहेव कर रही है, आप भी वैसा ही मॉडल अख्तियार करो ताकि ज्यादा सेफ्टी इंश्योर हो हमारे देश में भी। फिर राइटर कहते हैं, अक्सर देखो एक चीज ये देखी जाती है हमारे देश में ना, अब कुछ पायलट्स ऐसे होते हैं जिनको देखो एयरबस चलाने का एक्सपीरियंस है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको बोइंग प्लेन चलाने का एक्सपीरियंस है, अलग अलग टाइप के प्लेन हैं। लेकिन ना बारी बारी से कभी किसी पायलट को एयरबस दे दिया जाता है, कभी बोइंग दे दिया जाता है। राइटर कहते हैं अलग अलग प्लेन्स में ना लेआउट अलग होता है, अंदर की साइड में
जो कॉकपिट होता है वहां पे अलग लेआउट होता है, अलग बटन्स होते हैं, और हर एक पायलट को हर एक टाइप के प्लेन को चलाने का आदत नहीं होती, एक्सपीरियंस नहीं होता। तो आप ये देखो ना, इस प्रकार से जो जिस प्लेन को उड़ाने में एक्सपर्ट है उसको वही प्लेन उड़ाने की इजाजत दी जाए। आपने ये मत देखो ये पायलट सीनियर है तो सब कुछ उड़ा लेगा। आप पहले चेक तो करो, हो सकता है कि पूरी जिंदगी उस सीनियर पायलट ने क्या पता एयरबस ही उड़ाया है, बोइंग नहीं उड़ाया है। तो इस केस स्टडी से ना राइटर यही दिखाना चाह रहे हैं कि जापानीज एयरलाइंस के क्रू की जो ट्रेनिंग थी ना काफी प्रोफेशनल थी, और उन्होंने इस मुश्किल भरी सिचुएशन में बहुत बढ़िया ढंग से बिहेव किया। जापान की जनता के बारे में भी बताया जाता है कि बहुत डिसिप्लिन ढंग से उन्होंने क्रू की बात मानी, जबकि दूसरे एयरलाइंस के इंसिडेंट्स में ऐसा देखने को नहीं मिला। तो कंक्लूजन इस आर्टिकल का यही है, जापान एयरलाइंस के इंसिडेंट से हमें काफी कुछ सीखने की आवश्यकता है। सेफ्टी पैरामाउंट होनी चाहिए, इसमें किसी प्रकार का टॉलरेंस नहीं, किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं। और चीजें छुपाने से देखो कुछ समय के लिए एयरलाइन की रेपुटेशन तो बच जाएगी, लेकिन फ्यूचर में वो एयरलाइन या बाकी एयरलाइन गलतियों से सीखेंगी नहीं। तो डीजीसीए को ये सारी चीजें समझने की आवश्यकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। लास्ट में 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक तो देखो एविएशन सेक्टर से संबंधित, और दूसरा जो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है वो फिशरीज सेक्टर से संबंधित अटेम्प्ट करना है। दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है 250 वर्ड्स में। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा, या तो देखो वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। बढ़िया से पढ़िए। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।